नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं यहां पर। मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। संभल से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मंदिर या मस्जिद, इसको लेकर विवाद हो गया है। संभल में जामा मस्जिद या फिर हरिहर मंदिर, अब यह इसको लेकर विवाद हो गया। 2 घंटे का सर्वे, मस्जिद के अंदर आखिर क्या मिला है, यह बड़ा प्रश्न है। जामा मस्जिद की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और मस्जिद के बाहर पुलिस और पीएससी को तैनात कर दिया गया है। मस्जिद के निकट के 2 किलोमीटर के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि मस्जिद के आसपास के 2 किलोमीटर के रास्ते पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। एसपी ने पुलिस फोर्स के साथ मार्च किया है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल में जिस शाही जामा मस्जिद में मंगलवार को सर्वे हुआ, अब उसके बाहर पुलिस बल की तैनाती की गई है। शाही जामा मस्जिद में इंडिया वॉइस की आपको बता दें कि टीम वहां पर मौजूद रही और शाही जामा मस्जिद कमेटी के अंदर इंडिया वॉइस ने यह पता लगाया कि मंगलवार को हुए सर्वे में मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर होने का कोई भी सिंबल नहीं मिला है। मस्जिद के सदर ने यह बताया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है और यह महज कोरी अफवाह है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सतीश सिंह हमारे साथ संभल से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सतीश, क्या कुछ पूरा मामला है? मस्जिद की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और क्या क्या इंतजाम किया गया है प्रशासन की तरफ से? क्या जानकारी की अपडेट आपके पास सतीश? देखिए, हम आपको बता दें, जिस तरह मंदिर मस्जिद का यह विवाद चला है, उसको लेकर के जो पुलिस सतर्क हो गया है और उनका कहना है कि जिस तरह से वहाँ पर टीम गठित करी गई है और वहाँ पर जो पीएससी लगातार लगा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस, हर नौक के कोने पर पुलिस मौजूद है और वहाँ पर जो आना जाना बंद कर दिया गया है। इस तरह देखा सकता है कि क्योंकि संबंध क्षेत्र है, क्योंकि मुस्लिम बाहुबली वहाँ पर और वहाँ पर देखा जा सकता है किस तरह से वहाँ पर पुलिस तैनात कर दी गई है और RRF की टीम भी वहाँ पर गठित कर दी गई है। उनका कहना है कि यहाँ पर जो इस तरह से जांच आएगी, जांच आने के बाद में जो सर्वे गए हैं, सर्वे आने के बाद में 29 तारीख के लिए जो निर्णय होगा वो देखना होगा। तो क्या पता है इसके अंदर मंदिर है, मस्जिद का जो सर्वे हुआ, 2 घंटे की टीम वहाँ पर लगातार सर्वे करी थी और सर्वे होने के बाद में उन्होंने कोर्ट को पेश करने जा रहा है। अब जो कोर्ट अब क्या आदेश करता है वो देखने वाला बताएगा। जिस तरीके से बताते चले आपके लिए कि लगातार जिस प्रकार से पुलिस वहाँ चप्पे चप्पे पर मौजूद है और वहाँ के कप्तान जो है खुद हैंडल कर रहे हैं और सक्रिय है, हर चीज देख रहे हैं। सतीश, सवाल यह है कि जैसा कि मस्जिद के सदर ये कह रहे हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, ये कोरी अफवाह है पूरी, लेकिन सर्वे किया गया, सर्वे को लेकर कोई जानकारी आई है और मस्जिद की सुरक्षा को क्यों बढ़ाया गया? क्या मस्जिद को खतरा है या पहले से ही पुलिस सतर्क है कि किसी प्रकार की वहां पर हिंसा न होने पाए, इसलिए सुरक्षा बढ़ा दिया गया है? देखिए, मतलब जिस तरीके से जब आचरण जाने के बाद में जब सर्वे हुआ, सर्वे होने के बाद में जो वहाँ पर जो है मुस्लिम समाज इकट्ठा हो चुका था, तो इसी को लेकर पुलिस प्रशासन वहाँ लगातार बढ़ा दिया गया था, पीएससी वहाँ लगा दी गई थी जिससे कोई गलबा ना हो सके। अब देखना होगा जो कोर्ट का आदेश होगा वो वहाँ मानना होगा, क्योंकि जिस सर्वे गया सर्वे में देखना होगा क्या उसमें सच्चाई है, क्या उसके अंदर हरिहर मंदिर था या जामा मस्जिद थी। जी सतीश, अब चूंकि मस्जिद के सदर की बात की जाए, यानी कि जो मस्जिद की देखभाल करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये पोलिंग यानी चुनाव को लेकर ध्रुवीकरण करने के मकसद से आनन फानन में मस्जिद का सर्वे करवाया गया। वो कह रहे हैं यहां पर मंदिर बिल्कुल नहीं था। और क्या कुछ उनका बयान आया है, आप इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, हम आपको बताएं, जिस तरह बात की जाए तो हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि 1529 में जो है बाबा ने यहाँ पर जो है मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई थी और उसी को लेकर के जो है उसकी जांच चल रही है। उनका कहना है कि सांसद भी पहुंच चुके थे और जो नवाब इकबाल महमूद है वो भी पहुंच चुके थे। उनका कहना है कि राजनीति की जा रही है, जो चुनाव को लेकर जो राजनीति गरमा रही है, ये अपना राजनीति कर रहे हैं, इसी को लेकर के जो कोर्ट का निर्णय होगा वो ही मान्य होगा। और सतीश, इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष का क्या कहना है और अगली सुनवाई इस मामले में कब होगी? दूसरा सवाल। तीसरा ये कि मुस्लिम पक्ष अपने जवाब में मतलब जो मुस्लिम पक्ष है उसका क्या कुछ जवाब है और ये जवाब कब दाखिल करेगी कोर्ट में? देखिए, मैं बताऊं, जिस तरह से बात की जाए हिंदू की, तो हिंदू का कहना है कि हरिहर मंदिर था और वो हमारा मंदिर का जो टावर थे वहां पहुंचने के बाद तोड़ दिया गया था। तो वो मंदिर अब जो है उसमें जो मंदिर है उसमें आवाजें भी आती है, जहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं वो कहते हैं कि ये हरिहर मंदिर था और
हरि मंडल के नाम से यहाँ पर जो है करा जाता था। यहाँ पर कई बार दंगा फसाद होने का प्रयास किया था, क्योंकि वहाँ पर जो है लगातार जो पीएसी हमेशा रहती है और वहाँ पर जल जाने का प्रयास किया जाता था, क्योंकि वहाँ मंदिर का ताला जो है उसका जाने का अंदर प्रयास किया जाता था हिंदू धर्म के लिए। तो हिंदू जो है सनातन धर्म लेकिन नहीं पहुंच पाते थे, उन्हें जो है प्रशासन संज्ञान जाकर किया जाता था। लेकिन जब कोर्ट का आदेश हुआ है, आदेश होने के बाद सर्वे आया है, अब सर्वे वो जो भी निर्णय होगा वो देखा जाएगा। मुस्लिम समाज ये कह रहा है कि ये जो एक तरफ राजनीति कर रहे हैं और जो है योगी सरकार सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सबका साथ सबका विकास कहाँ दिखाई जा रहा है? ये तो मंदिर को तोड़कर अपने कब्जे में करना चाहते हैं। ठीक है सतीश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये मस्जिद नहीं, ये मस्जिद ही है, मंदिर नहीं है, ये कह रहे हैं मस्जिद के जो मौलाना है या मस्जिद के जो देख रेख करते हैं, और इसको लेकर प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन किया गया। अखाड़ों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। भूमि आवंटन के बाद निर्माण कार्य को शुरू किया। 24 नवंबर को प्रयागराज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाकुंभ के काम की समीक्षा करेंगे, क्योंकि लगातार महाकुंभ को लेकर जिस तरीके से तैयारी चल रही है, चाहे वो पुराने मंदिर हो या पुराने घाट हो या फिर अलग तरीके से जो कुछ भी तैयारी करने की कोशिश लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही है, उसकी समीक्षा करने प्रयागराज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 नवंबर को। तो मेला क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे और विकास कार्यों का खुद मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो अफसरों के साथ इसको लेकर समीक्षा बैठक भी की जाएगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं प्रयागराज से। तो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन कर दिया गया है, अखाड़ों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है और भूमि आवंटित की गई थी और 24 नवंबर को प्रयागराज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ में जो भी कामकाज चल रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं, उनका समीक्षा करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौके पर पहुंचेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और सभी तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री खुद। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मेला क्षेत्र का पूरा निरीक्षण करेंगे। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। शोएब, मुख्यमंत्री अब पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ तैयारी की जा रही है? और आज वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इसका इनॉग्रेशन एक तरीके से कह लीजिए कि उद्घाटन कर दिया गया है, और क्या कुछ जानकारी की अपडेट आपके पास? जो 13 अलग अलग अखाड़े हैं, हाँ, उनके जो भूमि उनको जो आवंटित की गई, उससे भूमि पूजन की प्रक्रिया चल रही है और ये भूमि पूजन के बाद ही वहां पर उन अखाड़ों का अपना कैंप बनना शुरू हो जाता है। आज जो अखाड़े हैं जिनकी भूमि पूजन है, इससे पहले जूना अखाड़े ने भूमि पूजन की, यानी इन अखाड़ों ने विधिवत अपना वहां पे जो आवासीय क्षेत्र बनाना है, तंबू का शहर बसाना है, वो बनना शुरू हो गया है। ये अखाड़ों से जुड़ी खबर है। अगर आप मुख्यमंत्री की बात करें तो 24 तारीख को न सिर्फ मुख्यमंत्री आ रहे हैं, बल्कि अगले महीने 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम है, जो विधिवत आकर के यहाँ के इस मेले की शुरुआत की घोषणा करेंगे। तो कह सकते हैं कि आप जो इस तरह के दौरे शुरू हो जाएंगे और इसी संदर्भ में न सिर्फ यहाँ की तैयारियों का जायजा लेने, बल्कि अधिकारियों के साथ मीटिंग करके कितने समय सीमा पर तैयारियां पूरी हो जाएंगी, उसको लेकर के योगी 24 तारीख को उनका प्रस्तावित दौरा है, वो संगम नगरी आएंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही साथ जो योजनाएं हैं उस पर कितना काम हुआ है, जो समय सीमा है दिसंबर की, उसमें किस तरह से काम पूरा होगा, इन तमाम चीजों का एक तरह से जायजा भी लेंगे, निरीक्षण करेंगे, मंथन करेंगे। और साथ ही साथ जो प्रस्तावित प्रधानमंत्री मोदी एक कार्यक्रम प्रस्तावित है अगले महीने 13 तारीख को, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि अब तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। न सिर्फ साधु संतों की भूमि पूजन भी हो चुकी है, उनके भी बसने का शुरू हो गया। अगले महीने से वो मेला में क्षेत्र में उनका प्रवेश भी होगा, मेला प्रवेश भी होगा और अपने अपने तंबू में एक तरह से रहना शुरू हो जाएंगे और मेला लगभग बसना शुरू हो जाएगा। तो उसको लेकर के अब तैयारियां न सिर्फ प्रशासनिक अमले में, साधु संतों में भी तेजी से शुरू हो रही है। इस कड़ी में आज बाकायदा 2 अखाड़ों का भूमि पूजन किया गया। जहां तक प्रशासनिक अमला है वो अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहा और इसी को जांचने के लिए 24 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज का प्रस्तावित दौरा है और अगले महीने जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी खुद आएंगे और बाकायदा इस मेले की कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ मेले की शुरुआत की भी घोषणा करेंगे। ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिन
बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे कार्य की दृष्टि से भी, और तमाम जो वीआईपी मूवमेंट है वो भी संगम नगरी प्रयाग में आज देखने को मिलेगा। शोएब, तो ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस वक्त पूरा सेंटर ऑफ फोकस वो महाकुंभ है, और प्रशासनिक का तैयारी तो चली रही है क्योंकि डेडलाइन दिसंबर में है, तो इसलिए मुख्यमंत्री खुद पहुंचकर वहां पर चाहे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करनी हो या मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करना हो, तो मुख्यमंत्री खुद इसकी अगुवाई कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री खुद ये चाहते हैं कि वो जो डेडलाइन है दिसंबर की, उसके अंतर्गत वो सभी काम कर दिए जाए जिसका लक्ष्य रखा गया था, और इसी के लिए मुख्यमंत्री का इस प्रस्तावित दौरा रखा गया। बिल्कुल यही वजह है, और कहीं कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि इस बार पे जो आयोजन है उसको भव्य दिव्य बनाने के लिए पूरी अमला जुटा हुआ है, और उसमें कहीं कोई कमी ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री खुद एक तरह से कह सकते हैं मैदान में है, वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं जब जरूरत होती है। इससे पहले भी उन्होंने 2 विजिट की थी, तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की थी, अब फिर आ रहे हैं क्योंकि अब समय सीमा कम बचा है, कार्य जो अपने अंतिम स्टेज में है, फाइनल स्टेज में है, तो उसको जांचने पर रखने के लिए वो आ रहे हैं। और उसका सीधा संदेश यही है कि मुख्यमंत्री कहीं कोई कोताही या कमी नहीं देखना चाहते, इसीलिए वो खुद भी न सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहे हैं बल्कि भौतिक निरीक्षण के लिए वो खुद आ रहे हैं, और साथ ही साथ अधिकारियों के साथ बैठक करके क्या स्थितियां बन रही है और जो समय सीमा उस पर किस तरह से काम पूरा किया जाए उस पर मंथन भी करेंगे। तो शोएब, अभी तक जो टारगेट रखा गया था काम का, चाहे वो अखाड़ों का पुनर्निर्माण करना हो या सौंदर्यीकरण की बात हो या फिर घाटों का एक तरीके से मॉडर्नाइजेशन करना हो, ये जो टारगेट रखे गए थे ये अभी तक कामकाज कहां तक पहुंचे हुए हैं, और क्या ये डेडलाइन के अंदर खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अगर जो अधिकारियों की बात मानी जाए तो उनका कहना है कि जो भी समय सीमा है उस समय सीमा पर सारे काम कर लिए जाएंगे, और इसी वजह से क्योंकि 2 तरह के काम है, एक पक्का और एक कच्चा काम। पक्का काम जो घाट वगैरह बन रहे हैं वो भी अपनी अंतिम स्टेज में है, उसकी समय सीमा दिसंबर तक की है। उसके अलावा शहर के अलग अलग इलाकों में भी रोडों का चौड़ीकरण हो या रोड का बनना हो, वो रात दिन काम चल। ठीक है शोएब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो विकास कार्यों का खुद मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी और अहम खबर के साथ। खबर दिल्ली से है, जहां पर शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का यह पूरा मामला सामने निकल कर आया। पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी हुआ, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी और ट्रायल कोर्ट में चल रही जो कार्रवाई है उस पर रोक लगाने की मांग की गई है। तो साथ ही निचली अदालत के फैसले को भी चुनौती दी गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है। और आपको बता दें कि कथित शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, और अब इसको इस पूरे मामले में ट्रायल कोर्ट में रोक लगाने की मांग की गई है याचिका के जरिए। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। एनएचएआई द्वारा भेलसर ओवरब्रिज के दोनों तरफ 3 फीट की दीवार उठाने का कार्य अब शुरू कर दिया गया है, लेकिन यात्रियों के लिए क्रॉसिंग पॉइंट्स नहीं बनाए गए हैं, जिससे यात्रियों को लखनऊ की बस पकड़ने के लिए लगभग 1 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करनी पड़ रही है। एनएचएआई आमतौर पर सुरक्षा बढ़ाने और अवैध गतिविधियों जैसे क्रॉसिंग या दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह उपाय करती है। हालांकि इसके कारण जनता को कई समस्याएं पैदा हो रही हैं। आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले एनएचएआई ने भेलसर ओवरब्रिज से कूड़ा सादात तक 3 फीट की दीवार उठा दी, जिससे आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और सबसे ज्यादा दिक्कतें महिलाएं और खासकर बच्चों और बुजुर्गों को हो रही हैं। तो ये भेलसर चौराहे पे जो है एनएचएआई के द्वारा देख सकते हैं कि ये दीवार उठा ली गई है, और इससे काफी दिक्कतें देख सकते हैं कि यात्री किस तरीके से जो है दीवार को फांद करके जो है यहाँ पे बस पकड़ने के लिए आ रहे हैं, या देख सकते हैं कि पीछे बस आई हुई है और यहीं पे लोग यात्रा करने के लिए पकड़ते हैं। और यहाँ से जो है हजारों की संख्या में जो है यात्री जो है यात्रा करने के लिए लखनऊ की बस पकड़ते हैं। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे, कितनी दिक्कतें आप लोगों को? यहाँ पर बहुत दिक्कत हो गई है हम लोग के लिए, डेली आना जाना होता है, तो हम लोग किसी प्रकार कूद फान के चल लेते हैं,
लेकिन जो बुजुर्ग हैं और जो महिलाएं हैं वो तो बिल्कुल चढ़ ही नहीं पाती हैं। इसके लिए व्यवस्था कोई हम शासन से मांग करते हैं कि प्रशासन इस पे कुछ हम लोग को व्यवस्था दे, ताकि यहाँ पे डेली हजारों संख्या में लोग चढ़ते उतरते हैं इस वजह से। लेकिन क्या कहेंगे, कितनी दिक्कतें हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है सर, बहुत दिक्कत हो रही है। इससे अभी हम लोग चलो चल आते हैं, उतर जाएंगे, लेकिन बुजुर्ग आदमी और लेडीज कैसे चढ़ेगी उतरेगी? इसके लिए थोड़ा कर देना चाहिए, नहीं तो नीचे से रोड पे जावे बसे आए। और जो सरकारी रोडवेज पे है ऊपर ही सही निकल जाती है। मैं पीछे कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाए कि देख सकते हैं कि सरकारी रोडवेज जो है सीधे ऊपर से होकर के निकल जाती है, जबकि सर्विस रोड से भी होकर के गुजरेगी तो यात्रियों को यहाँ पे सुविधा मिलती हुई नजर आएगी। और यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे हम बात करते हैं, कितनी दिक्कतें आप लोगों को यहाँ हो रही हैं? इतनी सारी दिक्कतें हैं कि किसी दिन किसी का पैर टूट जाएगा, बुजुर्ग चढ़ नहीं पाएंगे। एक भी कट 1 फीट का हर जगह छोड़े हुए हैं, यहाँ पर 1 फीट का भी कट नहीं छोड़े हुए हैं। 1 मीटर की पूरी दीवार उठा दी है। जिस तरह लोग तलंग के जाते हैं, किसी दिन हादसा या किसी दिन चोट का शिकार, हाथ पैर तोड़ लेंगे या सर में चोट लग जाएगी। और रोडवेज भी जितनी है सब ऊपर से आती है, नीचे से रोडवेज आती नहीं है। सवारी को रात में उतरते आने जाने में इतनी तकलीफें होती है कि क्या बताएं। लापरवाही किसकी मानेंगे? एनएचआई की पूरी तरीके से लापरवाही है। और एक भी जरा से उनसे कहा भी गया कि कट छोड़ दीजिए, हर जगह आपने छोड़ा है। 1-2 फीट का उन्होंने कट भी नहीं छोड़ा है, एक भी कट इन्होंने नहीं छोड़ा है। क्या कहेंगे, कितनी दिक्कतें हो रही है? बहुत दिक्कतें हो रही है। हजारों यात्री आते हैं, बहुत परेशान होते हैं, नीचे गिरने का भी डर है। यहाँ पे जो लोग भी हैं उनका भी यहाँ पे साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे, कितनी दिक्कतें आप लोगों को हो रही है? जी हम लोगों को तो जो है ये सवारी जो आ रही है, बच्चे हैं, लेडीज है, उनको बहुत तकलीफ है ना। कम से कम यहाँ पे ना उतार की जगह हो, थोड़ा से आगे करके कट छोड़ना चाहिए 2-4 मीटर का, जो कम से कम सवारी को आराम हो। या तो बस एकदम रुकना बंद कर दें। यहाँ पे लापरवाही किसकी? लापरवाही इन्हीं की है, रोड वालों की है, रोड विभाग की है, एनएचआई की है। कहीं शिकायत नहीं की आप लोग? कहीं नहीं शिकायत, कहाँ करें शिकायत, ये बताइए। ठेकेदार से कहा, ठेकेदार कहता है ऊपर जाओ, अब हम लोग ऊपर कहाँ जाएंगे भाई? सवारी के लिए हम लोग परेशान है ना, हम लोगों का भी काम खराब है। तो यहाँ पे जो लोग भी हैं उनका यहाँ पे भी साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से लापरवाही एनएचआई की देखी गई है और स्थानीय प्रशासन यहीं से चंद कदमों की दूर भी तहसील प्रशासन भी है, उसके द्वारा भी इसमें संज्ञान नहीं लिया गया कि जो इस तरीके से एनएचआई की लापरवाही यहाँ पे देखी जा रही है कि कहीं पे यात्रियों की सुविधा के लिए जो कट नहीं छोड़ा गया, जिससे यात्री जो है सुविधा से जो है सरकारी बस पकड़ करके यात्रा कर सके। वही सरकारी बस की जो रोडवेज है वो ऊपर से निकल जाती है, बल्कि अगर नीचे से अगर गुजरेंगे तो यात्रियों को यहाँ पे का सहूलियत मिलती हुई नजर आएगी। अब देखने वाला होगा ये कब ये जो है समस्या सॉल्व होती है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों मीरापुर सीट पर उपचुनाव में मतदान के दौरान हुए उपद्रव पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि जाम और पत्थरबाजी करने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अब कड़ा एक्शन लिया है और 2 दर्जन से अधिक जो नामजद लोग हैं, यानी जिनके नाम रजिस्टर्ड हैं, 100 से 120 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने अब बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि 100 से 120 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दिनांक 20 नवंबर को माननीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में मीरापुर विधानसभा उपचुनाव का चुनाव सकुशल संपन्न कराया जा रहा था। इसी दौरान एक सूचना प्राप्त हुई कि ककरौली बस अड्डे के पास में कुछ लोगों द्वारा अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट कराने को लेकर झगड़ा किया जा रहा है। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी मौके पर फोर्स लेकर पहुंचे। भीड़ को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया तो भीड़ द्वारा झगड़ा करते हुए पुलिस बल के ऊपर आक्रोशित होते हुए पथराव किया जाने लगा और रोड पर जाम लगाने का प्रयास किया गया और इस पथराव में थाना प्रभारी एवं अन्य 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस बल द्वारा तत्काल हल्का बल प्रयोग करते हुए भीड़ को वहां से तितर-बितर कर दिया गया और वहां से खदेड़ दिया गया और कानून व्यवस्था को किसी भी प्रकार से बिगड़ने नहीं दिया गया। वहां शांति व्यवस्था कायम की गई और इस संबंध में थाना ककरौली पुलिस द्वारा 28 नामजद एवं 100 से 120 अज्ञात के विरुद्ध में बीएनएस की सुसंगत प्रावधानों में 109, 115, 121, 125, 131, 132, 190, 191, 223, 351,
352 BNS की सुसंगत धाराओं में एवं 7 CLA एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बरेली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने उपचुनाव के बहाने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। शिवपाल यादव ने बरेली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी के शासनकाल में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही, गलत परंपरा डाल रही है बीजेपी और इससे लोकतंत्र को खतरा बढ़ जाएगा। इससे भाजपा के लोगों ने उपचुनाव में कई जगह पर शासन, प्रशासन और पुलिस द्वारा आधार कार्ड वोटरों के पहले ही छीन लिए, इसके बाद बूथ पर कब्जा कर लिया। तो वहीं एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि गोला कोतवाली क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को अज्ञात वाहन ने रौंद डाला, जिसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई। तो वहीं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद सीतापुर जिला कारागार पहुंचे, जहां जिला कारागार में बंद आजम खान से मुलाकात करने चंद्रशेखर आजाद वहां पर पहुंचे। इस दौरान यूसुफ मलिक और अनवर हुसैन भी उनके साथ मौजूद रहे। तो मेरठ में मार्केट में सामान लेने गए टोल कर्मियों पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पहले गाड़ी से टक्कर मारी और फिर लाठी और डंडों से जमकर धुलाई कर दी। दबंगों ने पहले लोहे की रॉड और डंडों से टोल कर्मियों की पिटाई की और फिर गुंडे बुलाकर उन्हें मरवाया पिटवाया। तो गाजियाबाद कमिश्नरेट के ट्रांस हिंडन जोन में आने वाले शालीमार गार्डन में घर के बाहर बैठे व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 10-12 लोगों ने हमला किया और इस दौरान महबूब मलिक को गंभीर चोटें आई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जांच पड़ताल करने में जुट गई। वहीं प्रयागराज में कुंभ मेले को लेकर होमगार्डों की मॉक ड्रिल करवाई गई। आपको बता दें कि 300 महिला और पुरुष इस मॉक ड्रिल में शामिल हुए। शासन द्वारा इनकी ड्यूटी लगाई गई है और ड्यूटी में जाने वाले होमगार्ड को अचानक आग लगने पर किस तरह से आग को कंट्रोल करना है, इसकी ट्रेनिंग दी है। तो मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुकी है। आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है और पुलिस पीएसी के अलावा मेरठ से आरआरएफ यानी रिजर्व फोर्स को बुला लिया गया है। और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बेहद गंभीर दिखाई दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर खास करके इस पूरे मामले को लेकर निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी प्रकार के अराजक तत्व उस पर किसी प्रकार का संवेदनशील वीडियो वो वायरल ना करें। वहीं कानपुर में आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट की मासिक महापंचायत का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय माती के कलेक्ट्रेट मैदान में यह आयोजन किया गया। मासिक महापंचायत में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के कानपुर बुंदेलखंड के जोनल अध्यक्ष बैजनाथ अवस्थी और विशिष्ट अतिथि के रूप में कानपुर मंडल अध्यक्ष रमेश सिंह यादव ने शिरकत की। साथ ही महापंचायत में भारी संख्या में किसान भी शामिल हुए। किसान महापंचायत में किसानों की समस्याओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। तो वहीं उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में डीएपी खाद की किल्लत से लोग बेहद परेशान हैं, जिसको लेकर सोसाइटी के बाहर किसानों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और किसानों ने सोसाइटी में तैनात सचिव पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि डीएपी की खाद महंगे दामों पर जानबूझकर बेची जा रही है। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।